नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। दो देशों की जंग में जीते कोई भी, लेकिन हारती आम जनता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में भी यही दिख रहा है। लेकिन इस जंग की वजह से भारत में महंगाई की शुरुआत जरूर दिखने लगी है। किचन से लेकर कारखानों तक महंगाई मुंह खोलकर खड़ी है। कंपनियां बढ़ती लागत से परेशान है, तो आम आदमी हर रोज बढ़ती महंगी चीजों से। यह सिलसिला कब तक चलेगा और क्या इससे राहत पाने का कोई रास्ता है? लेकिन ये सब जानने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। जंग रूस यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन पूरा विश्व कगार पर खड़ा सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इस युद्ध का असर अपनी इकोनॉमी पर देख रहा है। इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने भारत में खाद्य महंगाई को हवा दे दी है। दोनों देशों के टकराव से ग्लोबल एग्री कमोडिटी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। गेहूं, मक्का, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सभी में महंगाई की आंच लग रही है। रूस और यूक्रेन अनाज और एडिबल ऑयल के बड़े निर्यातक हैं। इन एग्री कमोडिटीज के बढ़ते दाम पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। इंडिया में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के आने से पहले भी फूड इन्फ्लेशन एक कॉज ऑफ वरी था। एक एवरेज इंडियन का मील पिछले कुछ महीनों में काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। चाहे जो हम ब्रेड, टी या टोस्ट लेते हैं सुबह में, वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। दोपहर की दालें और मीट वो एक्सपेंसिव हो गई हैं। इनफैक्ट जो हम बियर लेते हैं वीकेंड पे, वो भी एक्सपेंसिव हो गई है। जो भी कमोडिटीज़ इन मील्स को प्रिपेयर करने में जाती हैं, उनके प्राइसेस पिछले कुछ समय में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। महज 10 दिनों में गेहूं की कीमतें 10% बढ़ी हैं, जबकि खाने के तेल 20% महंगे हो गए हैं। यही नहीं, दूध, चीनी, सरसों का तेल और कॉफी भी बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट की वजह से महंगे हो गए हैं। और इन सब के पीछे हाथ है क्रूड में आए उबाल का। The war going on between Russia and Ukraine, there is another concern we have that is to do with the petroleum prices, plastics, and also the quite a few metals, including copper and aluminum. The prices have skyrocketed. While I believe that once the action stops, there may be some kind of consolidation. I think it is going to be a challenge for the industry to maintain margins unless and until we increase the prices once again. बढ़ती कमोडिटी कीमतों की गाज देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर यानी एमएसएमई सेक्टर पर भी गिर रही है। यहाँ कंपनियों को अपना मार्जिन और मुनाफा बचाना मुश्किल हो रहा है। वॉर शुरू होने से क्या हुआ है, सीमेंट पर, क्रूड ऑयल पर, डीजल, पेट्रोल है और बाकी समझो कोई बिजनेस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर लगता है, कहीं गोल्ड लगता है, कोई प्लेटिनम लगता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारा ऐसा दिक्कत आने के चांसेस है, जिससे ये रॉ मटेरियल जो रेट है बढ़ता जाएगा। इसके माध्यम से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा और बहुत सारा जो सप्लाई चेन में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किए जो रेट से, वो रेट में हम दे नहीं सकते हैं। आम आदमी के लिए आगे महंगाई मुश्किलों का अंबार लगाने वाली है। एफएमसीजी कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में लगातार कीमतों में इजाफा किया है और युद्ध के इस ग्लोबल संकट की वजह से लागत में 25 से 30% का उछाल आने का आकलन लगा रहे हैं। तो चाय बिस्किट से लेकर डिटर्जेंट और साबुन तक सब आपकी जेब ढीली करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मयंक शाह, जो कि सीनियर कैटेगरी हेड है पार्ले प्रोडक्ट्स के, और अतुल जोशी, जो कि एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर जोशी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो वार चल रही है, इससे क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसी का इम्पैक्ट आ रहा है, मेटल्स के दाम बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये ग्लोबल जो क्राइसिस है, इसका भारत पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर सॉफ्ट कमोडिटीज में महंगाई को लेकर, जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है? देखिए, क्रूड की प्राइस तो बढ़नी है ही है। इसमें दो प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। एक जो प्रॉब्लम है, वो जो क्रूड की प्राइस जो बढ़ी है उसकी एक इम्पैक्ट पड़ेगी, और दूसरी है लॉजिस्टिकल कॉस्ट कि आपकी जो शिपिंग प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगी। तो ना तो प्रोडक्ट की ना ओनली प्रोडक्ट बट उसकी जो सप्लाई है उसकी भी प्राइस बढ़ गई है।
तो अपने को वो डबल प्राइस इम्पैक्ट इफेक्ट करेगा। ये पहला मुद्दा है। लेकिन ये कितने महीनों तक चलेगा ये दूसरी चीज है। जैसे आप जानते हैं कि ओपेक के मेंबर्स ने रशिया को क्रिटिसाइज करने से दूर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी ये चीज चलेगी कि जब रशिया की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ओपेक कंट्रीज आपस में मिलजुल के सप्लाई को भर देंगे। लेकिन ये कितने टाइम में होगा, 6 महीने में, 8 महीने, वो देखने की चीज है। तब तक अपने को प्राइस का दोहरा असर पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस, लॉजिस्टिक की प्राइस। लेकिन अपने पास हिंदुस्तान के लिए काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिससे हम वो जो प्राइस की इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं आम आदमी के लिए, खास करके आम आदमी के लिए। क्योंकि जो ऑयल की इंपोर्ट की प्राइस अगर बढ़ती है तो हमारी इन्फ्लेशन काफी ऊपर चली जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सब सेक्टर्स में इसकी इफेक्ट बहुत नेगेटिव होती है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। उस सारी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो मयंक शाह जी आपके पास आना चाहेंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने अपने प्रोडक्ट्स के दाम खुद बढ़ाए हैं, काफ़ी 10 से 20% तक बढ़े हैं। ये जो नई क्राइसिस आई है, इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर्स को आपको और पास ऑन करना होगा प्राइस? जी, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायर टू वॉर, मतलब वॉर शुरू हुआ उससे पहले तक की मैं बात कर रहा हूं। उससे पहले भी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर की जिसकी हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन काफी हाई था। फूड, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन और एग्री प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन ऑलरेडी था। तेल की कीमतें, जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमतें ऑलरेडी हाई थी। पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में आफ्टर द वॉर वो और बढ़ गई है। तो पहले जो बढ़ी हुई थी तो कंपनीज ने हो सके वहां तक रेजिस्ट किया था, अवॉइड किया था कि वो प्राइस हाइक ले। थोड़ा बहुत प्राइस हाइक उन्होंने लिया था, पर वो 40 से 50% तक जो इंक्रीज इन कॉस्ट था वो केटर कर सके वो लोग उस तरह से लिया था, और बाकी 40-50% तक का जो इंक्रीज इन कॉस्ट था वो उन्होंने अब्सॉर्ब किया था। क्योंकि हम कोविड से बाहर आ रहे थे, कोई ये नहीं चाहता था कि जो मांग है या डिमांड है वो जो रिवाइव हो रही है उसमें कोई कमी आए। तो एवरीबडी वांटेड टू रीच बैक टू प्री कोविड लेवल्स, कोविड पहले के लेवल्स जो डिमांड या मांग के थे, कंज्यूमर डिमांड के, वहां हर कोई पहुंचना चाहता था। तो मोस्ट कंपनीज अवॉइड कर रही थी प्राइस हाइक लेना, और जो थोड़ी बहुत उन्होंने ली वो तकरीबन एक 40-50% जितना ही जो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ा होगा वही कवर किया उन्होंने। अब जाके ये हुआ है पिछले 15-20 दिनों में, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है या जिस तरह से हमने ये प्राइसेस में हाइक देखा, इनपुट प्राइसेस में, स्पेशली व्हीट, एडिबल ऑयल और क्रूड, ये 3 में हमने जो प्राइस हाइक देखा है उसकी वजह से ये देखा गया है कि अब मेरे ख्याल से कोई कंपनी के पास और कोई चारा नहीं है सिवा कि वो लोग प्राइस हाइक करें और जो इंक्रीज इन कॉस्ट है वो कंज्यूमर को पास करे। तो प्राइस हाइक दैट वे इज गोइंग टू बी इनएविटेबल गोइंग फॉरवर्ड। प्राइस हाइक किस लेवल तक हो सकता है? 5%, 10%, 15%? कुछ आपने इसका एनालिसिस किया है? क्योंकि मेनली आपने जैसा कि बताया कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़े हैं, मेटल्स के भी कॉस्ट बढ़े हैं। तो खासकर एफएमसीजी प्रोडक्ट पे अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और उससे भी बड़ा है व्हीट। अगर मैं प्रोसेस फूड और खास करके व्हीट इज अ स्टेपल ऑफ इंडिया, गेहूं, तो गेहूं का बढ़ा है, आई थिंक 5 से 10% तक बढ़ा है, क्योंकि व्हीट भारत खुद एक्सपोर्ट करता है, वहां तो सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं, सेल्फ सफिशिएंट है, पर अब इश्यू ये हुआ है क्योंकि यूक्रेन, अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 30 मिलियन टन वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 25 मिलियन टन वो एक्सपोर्ट करता है। वो रुक गया है, रशिया से रुक गया है व्हीट एक्सपोर्ट्स। तो टर्की, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट, ये सब जो कंट्रीज लेते थे वो सबने भारत की ओर देखना चालू किया है। अच्छे खासे ऑर्डर्स पिछले 10-15 दिनों में आए हुए, तो सेंटिमेंट उठ गया है। तो डिस्पाइट ऑफ वी बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट, प्राइसेस बढ़ गए हैं तकरीबन 15-20% से प्राइस उसके बढ़ गए पिछले 10 दिनों में। ये एक हो गया। दूसरा, क्रूड ऑयल की वजह से पाम ऑयल भी बढ़ता है, क्योंकि सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर्स है क्रूड ऑयल के, इंडोनेशिया और मलेशिया, वो लोग क्या करते हैं, बायोफ्यूल करके इसको ब्लेंड करते हैं क्रूड में। तो क्रूड के प्राइस की वजह से वो लोग टू सेव देयर फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज, वो लोग ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो पाम ऑयल, पहले से वैसे ही बढ़ा हुआ था,
अब अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो 180 रुपया चल रहा था पिछले 2 दिन पहले तक। तो अगर इस तरह से अगर मैं भाव देखूं, वो 115 120 हुआ करता था 20-25 दिन पहले, 180 तक चला गया था स्पॉट मार्केट में। तो इश्यूज वहां पर भी है। दूसरा, क्रूड का एक डेरिवेटिव होता है प्लास्टिक्स या पैकेजिंग आइटम्स। पैकेजिंग आइटम के कॉस्ट ऑलरेडी बढ़े हुए थे, अब तो और बढ़ जाएंगे। ब्रेंट का अगर मैं बात करूं तो 130-140 डॉलर प्रति बैरल था, जो लोग बोल रहे हैं 200 बैरल तक जाएगा। अगर इस तरह से भाव बढ़े तो पैकेजिंग मटेरियल भी बहुत कॉस्टली होने वाला है। तो नेट नेट अगर मैं देखूं तो तकरीबन एक कॉस्ट जो होती है कोई भी फूड प्रोडक्ट की, उसमें मेरे हिसाब से 35 से 40% का इजाफा होगा। और कंपनीज इसमें से ज्यादातर कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर को पास करेगी। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 20 से 25% जितनी कॉस्ट इंक्रीज आपको देखने को मिले फूड प्रोडक्ट्स में। काफ़ी बड़ी इंक्रीज की बात कर रहे हैं जोशी जी, आपके पास आना चाहेंगे हम कि अगर 20 से 25% फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन किस लेवल पे पहुंच जाएगा? आरबीआई का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 6%, क्या उसको हम बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे? क्योंकि क्रूड का प्रोडक्शन एक दिन में तो बढ़ नहीं सकता, उसमें एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगेंगे अगर ओपेक क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे या फिर ईरान के से सैंक्शन यूएस हटा ले और वहां से क्रूड मिलने लगे। इसमें अगर हम देखें कि फूड इन्फ्लेशन की जो परिस्थिति है, वो जैसे आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि वीट के हम तो एक्सपोर्टर्स हैं। अब जो हमारे यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको अगर हम पाबंदी लगा दे तो कम से कम इंडिया में जो वीट की सप्लाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, हमारे पास वीट का स्टॉक जो है वो भी हम देख सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ 40 लाख टन अपने पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास उतना स्टॉक पड़ा है वीट का। अगर हम पैडी की बात करें तो लास्ट ईयर मार्च में जो स्टॉक था उससे आज की तारीख में 1 करोड़ टन ज्यादा है अपने पास राइस। और अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो ये मैं डेफिनेटली मानता हूं कि ये हमारा पेन पॉइंट हो सकता है, इसमें हमको दुविधा हो सकती है क्योंकि हमारा जो स्टॉक भी है जो फूड कॉर्पोरेशन के पास पड़ा है वो गए साल 4,40,000 टन था, ये साल 3,30,000 टन है, मतलब 1,10,000 टन में उसमें घटोती हुई है। तो हमारा जो ओवरऑल पिक्चर जो फूड इन्फ्लेशन को लेके है उसमें गवर्नमेंट के पास 2 या 3 ऑप्शंस है। पहली बात, हम अपना जो स्टॉक है उसमें से इन अ मेजर्ड वे थोड़ा रिलीज करके मार्केट में जो स्टॉक है वो बनाए रखें, पहली बात। दूसरी बात, फूड सब्सिडी है। अगर हम बजट की बात करें तो फूड सब्सिडी में काफी घटोती की गई है, लगभग 80,000 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन है कि थोड़ा बहुत फूड सब्सिडी का जो बजट है वो बढ़ा दे और थोड़ा उसका प्राइस इंपैक्ट कम कर दे। जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है वो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जिसमें क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल की बात आती है। तो वो जो उसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन, वो डेफिनेटली कंट्रोल के बाहर की चीज है। उसके लिए कुछ और ऑप्शंस गवर्नमेंट को ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई लगभग 7 और 7.25 के बीच में आ सकता है। बट अगेन ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि उसको कैसे फूड इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। काफी सारे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, कोटा सिस्टम लाई जा सकती है, एक्सपोर्ट्स जो है उसमें कर्ब्स ला सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस है, गवर्नमेंट कितना करेगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक कहा कि हमारे पास बफर स्टॉक वीट का काफ़ी है और गवर्नमेंट थोड़ा करके रिलीज कर सकती है या फिर एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगा सकती है अपने फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ग्रोथ का प्रोजेक्शंस है वो अगर 9.2% है आप और अगले साल के लिए 8 से 8.5% का किया गया है, अगर ये क्राइसिस कुछ दिन और चला उस पर कितना असर पड़ेगा? हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या कितने कम होंगे? क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं एजेंसीज की, वो उनका ये कहना है कि ये घट के 7.3 से 7.5% के या कुछ ने इवन 7% की बात की है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जो वॉर का सीन है ये कितना कंटिन्यू करेगा ये तो मतलब किसी के भी अनुमान की बात है। लेकिन अगर हम इंडिया की खुद की जीडीपी देखें और इंडिया की खुद की परसेंटेज देखें कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना हमारा शेयर है, तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अपना मिलजुला के लगभग 1 से 1.25% ग्लोबल जीडीपी का हमारा वर्ल्ड ट्रेड है। तो हमारा जो ट्रेड है
खास करके इंपोर्ट जो है वो सिर्फ ऑयल का है। अगर हम हमारा बास्केट भी देखें, ट्रेड बास्केट, तो उसमें कई सारी आइटम्स ऐसे जो हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे क्रूड है, हमारी टॉप 3 आइटम एक्सपोर्ट में क्रूड भी आता है, जबकि सबसे लार्जेस्ट आइटम ऑफ इंपोर्ट इज आल्सो क्रूड। तो क्रूड हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। डायमंड और गोल्ड हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम नेट पोजीशन हमको देखनी चाहिए। तो ये सब मद्देनजर रखिए। दूसरी चीज, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी में इतना ज्यादा घटाव मुझे आता नहीं दिख रहा। कंजम्पशन ड्रिवन जो इकोनॉमी हमको चाहिए थी वो मेरे ख्याल से कम 6 से 8 महीने और ज्यादा लंबी खींच जाएगी, क्योंकि जैसे कि मेरे पैनलिस्ट ने बताया, हमारे साथ जो को पैनलिस्ट है, उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन इसकी इम्पैक्ट कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर पड़ेगी। लोगों का कंजम्पशन थोड़ा कम होगा, तो उसको अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो मेरे ख्याल से 8 और 8.25% के बीच में जीडीपी आना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हो रहा है उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं है। डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन ड्रिवन जो हमारा डिमांड रहता है वो कम हो जाएगा। ठीक कहा, लेकिन चलिए हम अपना इस चर्चे को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्राइसिस की वजह से भारत की महंगाई पे कितना असर पड़ेगा। देखते हैं विश्व मोहन की ये रिपोर्ट। देखिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई भले ही यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन इसका असर भारत के इकोनॉमी पे भी हो रहा है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो रूस रोजाना 50 से 70 लाख बैरल क्रूड दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो उनकी अहमियत समझ सकते हैं। और आरबीआई ने भी माना है कि अगर क्रूड के दाम इसी तरह बढ़े रहे तो 1% महंगाई पर इसका असर दिख सकता है, अगर ब्रेंट क्रूड के भाव 100 से $110 के बीच में टिके रहे। नेचुरल गैस की बात करें तो ग्लोबल उत्पादन में रूस का हिस्सा करीब 17% है। गैस की वजह से बाकी चीजों की भी महंगाई बढ़ रही है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सीधा खामियाजा आने वाले समय में एग्री कमोडिटीज पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमोनिया, यूरिया आदि के दाम बढ़ेंगे। गेहूं की बात करें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में रूस और यूक्रेन का हिस्सा 29% है। पिछले एक साल में गेहूं के दाम 90% बढ़ चुके हैं, और 24 फरवरी जब से ये वॉर शुरू हुई है उस समय से ही गेहूं के दाम में 20 से 25% तक की तेजी आ चुकी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और आने वाले समय में डेफिनेटली इसका असर भारत पर भी होगा। हालांकि अभी तक गेहूं के दाम भारत में नहीं बढ़े हैं, लेकिन ग्लोबली इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और अब बाकी अगली कमोडिटी जिस पर सबसे ज़्यादा असर होगा वो है सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि खाने के तेल का संकट लगातार है, सनफ्लावर ऑयल में तेजी है, और ग्लोबल एक्सपोर्ट में रूस और यूक्रेन का 75% हिस्सा है, और भारत सनफ्लावर ऑयल का 90% तक इंपोर्ट सिर्फ रूस और यूक्रेन के जरिए ही करता है। और सनफ्लावर में अगर तेजी आएगी, इसकी सप्लाई अगर कम होगी, तो बाकी तेल के दाम भी बढ़ रहा है और रिकॉर्ड स्तरों पर है। फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के ग्लोबल ट्रेड में रूस का 15% तक योगदान है। उसके अलावा अगर पोटाश फर्टिलाइजर, ग्लोबल पोटाश फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें रूस का 17% तक का योगदान है, तो एक बड़ा योगदान रूस भी रखता है। तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, और रूस ने साफ कर दिया है कि वो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगा रहे हैं। इसका सीधा असर आने वाले समय में एग्री कमोडिटीज पर, एग्री प्रोडक्ट्स पर देखने वाले हैं। अब देखिए, 24 फरवरी जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ उस समय से कितनी तेजी आई। गेहूं 20% दाम बढ़ चुके हैं, कॉर्न के दाम 12% बढ़ चुके हैं, जबकि ऊपरी स्तरों से नरमी भी आ चुकी है। पाम तेल 15% तक बढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड के बेहद करीब है, 7000 रिंगिट के ऊपर गया था। सोयाबीन की बात करें तो 10% तक दाम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और कमोडिटीज की अगर बात करें जहां 24 फरवरी से अब तक काफी तेजी आ चुकी है, उसमें क्रूड के दाम तो 20% तक सिर्फ हफ्ते भर में बढ़ गए थे। हालांकि ऊपर से नरमी आई है, लेकिन अब भी 15% ऊपर 24 फरवरी के भाव से है। नेचुरल गैस की बात करें तो 10% तक की तेजी आ चुकी है। कोयला सबसे ज्यादा, एनर्जी क्राइसिस का सीधा असर यहां पर हो रहा है, और कोयले के दाम 55% तक ग्लोबली बढ़ चुके थे। कुछ ऐसी कमोडिटी है जिसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है और आने वाले समय में महंगाई पर होगा। देखिए, इंडस्ट्रियल कमोडिटी, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, यहां भी दाम 5 से 6% तक बढ़ चुके हैं। यानी लड़ाई कहीं 5000 किलोमीटर दूर भले ही हो रही हो, लेकिन इसका असर महंगाई पर आने वाले दिनों में भारत जैसी इकोनॉमी को जरूर उठाना पड़ेगा। और आरबीआई ने ऐसा अनुमान लगाया है कि महंगाई कम से कम 1% यहां से जरूर बढ़ेंगे। धन्यवाद विश्व मोहन। तो जैसा विश्व मोहन बता रहे थे कि महंगाई कम से कम 1% बढ़ेगी। मयंक शाह जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। आपने ये कहा कि 20 से 25% तक
दाम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ेगा? क्या अर्बन कंजम्पशन जो कि कोविड के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो फिर एक बार अगर आप इतना प्राइसेस बढ़ती है तो उसमें कमी आएगी? देखिए, जैसे अभी जोशी जी ने बताया कि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। मैंने जो 20-25% का बात बताई है कि 20-25% बढ़ सकते हैं, वो तब होगा जब जो हमने पीक देखे थे। अभी भी आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें ब्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट हैड गॉन ऑल द वे टिल $138-140 पर बैरल, और $200 प्रति बैरल की बात चल रही है। रशिया जो कि मेजर सप्लायर है, 17% अगर उसका शेयर है एक्सपोर्ट्स में, ऑयल और गैस में, अगर वो एक्सपोर्ट करना बंद कर रहा है, उस पे एम्बार्गो लग रहा है, सैंक्शंस आ रहे हैं, यूरोप ने बोल दिया वो नहीं लेगा, यूएस ने बोला है और यूके ने बोला है कि दे विल नॉट बी बाइंग क्रूड फ्रॉम रशिया। तो अगर उस तरह से हो रहा है और अगर ब्रेंट का भाव अगर बढ़ रहा है, पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग, और बात ये चल रही है, प्रेडिक्शंस ये है कि $200 तक वो जा सकता है। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें मैं 20 से 25% की बात कर रहा हूँ। अगर हम करंट रेट्स की बात करें, करंट रेट्स पे मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 10 से 15% जितना प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकता है इन एन एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पर ये भाव और बढ़ते गए। जैसे वीट की मैं बात कर रहा हूं, वीट तकरीबन 20-25 नहीं 30% तक बढ़ गया है पिछले 15 दिनों के अंदर। मैं अगर स्पॉट प्राइसेस की बात कर रहा हूं वीट के अंदर, वीट एंड वीट फ्लावर में, तो ये सब मेजर कमोडिटीज है जो प्रोसेस फूड में सबसे ज्यादा लगती है। एडिबल ऑयल, हमने देखा एडिबल ऑयल पिछले 10-15 दिनों में, पाम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 15-20% बढ़ा है, पर इट इज ऑन ऑल टाइम हाई। मतलब पाम ऑयल जो लास्ट ईयर 80-85 रुपीस के आसपास हुआ करता था, वो स्पॉट में 2 दिन पहले 180 रुपया चल रहा था। वो ऑलरेडी 130-35 में चल रहा था 15 दिन पहले, और 2 दिन पहले 180 रुपये हुआ था। तो अगर वो वहां से, हालांकि वो नरम हुआ है, 150 हुआ है अभी, पर अगर ये सस्टेन हुआ 150-180, तो फिर आपके 20-25% तक जा सकते हैं। अगर वो कूल डाउन होके, जैसे ये अगर ये स्पाइक टेम्पररी है और हम ये चाहते हैं कि ये युद्ध का जो पूरा माहौल है वो बातचीत से सुलझ जाए एंड थिंग्स नॉर्मलाइज, वो अगर नॉर्मलाइज हुए तो कम होके सेटल होगा, भाव फिर भी थोड़े तो बड़े रहेंगे। इन दैट केस वी विल सी प्रोबेबली 10 से 15% का हम हाइक देख सकते हैं। बट अगर एक्सट्रीम सिचुएशन रहा, जो कि अभी लग सकता है, क्योंकि रशिया इज नॉट गोइंग टू प्रोबेबली गिव अप टिल दे हैव अ 10 से 15% तक प्राइस बढ़ते हैं। और जो हमने काफ़ी एनालिस्ट से बात की है और अपने एनालिसिस की है, तो क्रूड के दाम जो हैं लगभग 100 से $110 के बीच में इस साल में रहने की संभावना जताई जा रही है। डिफरेंट रिपोर्ट्स में ये भी आ रहे हैं। अतुल जोशी जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। बजट जब बनाया गया था तो 75 से $80-85 के आधार पर बनाया गया था, और उसमें माना यह गया था कि इसी बीच में क्रूड रहेंगे। लेकिन अब चूंकि क्रूड के दाम माना यह जा रहा है कि 100 से $110 के बीच में आ जाएंगे, इसका गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पे कितना असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपना वहां पे स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। इसमें देखिए कि जैसे मैं बता रहा था कि 2-3 ऑप्शन है। गवर्नमेंट को फ्यूल सब्सिडी कंप्लीटली पास थ्रू है जब पेट्रोल और डीजल की बात आ रही है। तो अगर जो प्राइस बढ़ रही है इतनी, तो गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन है कि थोड़ा फ्यूल सब्सिडी वापस अंदर लाए, और उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर पे पड़ रही है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसका जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जैसे कि बजट में 7,50,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किया गया था, तो उसमें से थोड़ा हमको कम एक्सपेंडिचर करके फ्यूल सब्सिडी हमको कुछ समय के लिए बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा जो है, जो जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी थी लॉकडाउन के दरमियान, तो हर एक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, सबने मिलके जीएसटी बढ़ाया था। सीजीएसटी भी बढ़ा और एसजीएसटी भी बढ़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा जीएसटी अनवाइंड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा सा एसजीएसटी अनवाइंड कर सकती है। तो इसकी वजह से जो क्रूड की ओवरऑल प्राइस इंक्रीज है, जो बढ़ा हुआ बेस है, मान लीजिए
$75 पे इंपोर्ट करे तो, और CGST और SGST उसके ऊपर कुछ कुछ था, अगर दोनों कम होते तो $100 के ऊपर भी उसकी इम्पैक्ट कम पड़ सकती है परसेंटेज टर्म्स में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको हम कुशन कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या ये करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसको सपोर्ट देंगी, वो देखना है। डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार के सामने काफी बड़ा चैलेंज होगा ये कि महंगाई को वो कैसे कंट्रोल करे, और वो कर भी रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं। इलेक्शंस खत्म हो गए उसके बाद भी शायद उसे एक्साइज ड्यूटी में कुछ रिलीफ देना पड़े, या अपस्ट्रीम कंपनियों से कुछ रिलीफ लोगों को देना पड़े, OMCs को बोला जाए कि कुछ रिलीफ दो। तो सरकार के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमें हमारा समय खत्म हो रहा है, हमारी चर्चा को यहीं पे समेटने का वक्त हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद 18 हाउस स्वदेश से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ।